धुंध से ढकी बर्फीली धरती पर घायल ग्लास की गिराहट गूंज उठी। उसके सामने उसके बेटे को बेरहमी से मार दिया गया था। उसका गला फाड़ दिया गया था, पैर तोड़ दिए गए थे। बर्फीली मौत से बचने के लिए उसे एक मरे हुए घोड़े का पेट चीरकर उसके अंदर सोना पड़ा। बदले की आग उसे जिंदा रखी हुई थी। हर सांस के साथ, हर कदम के साथ वो अपने दुश्मन तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ता रहा। क्या उसने अपने बेटे की मौत का बदला लिया या इस भयानक सफर का शिकार हो गया? आइए देखते हैं। कहानी शुरू होती है एक घने जंगल से। जंगल में 45 लोग मौजूद हैं जो जानवरों का शिकार करके उनकी खालों को बेचने का व्यापार करते हैं। इसी समूह में ग्लास नाम का एक आदमी और उसका बेटा होक भी शामिल है। घटनाक्रम तब मोड़ लेता है जब इन पे अचानक एक आदिवासी कबीला हमला कर देता है। ये हमला इसलिए होता है क्योंकि कबीले के सरदार की बेटी का अपहरण हो चुका है और उन्हें संदेह है कि यही व्यापारी इसके जिम्मेदार है। इस हमले में समूह के कई सदस्य मारे जाते हैं और केवल 10 लोग जिंदा बचते हैं। ये 10 लोग अपनी नाव पे सवार होकर वहां से बच निकलने की कोशिश करते हैं। हालांकि संकट अभी समाप्त नहीं हुआ है। ये इलाका पूरी तरह आदिवासियों के नियंत्रण में है जो नदी में बहती नाव पे नजर रख रहे हैं। किसी भी क्षण हमला हो सकता है। भय और असमंजस के माहौल में समूह का प्रमुख ग्लास से सलाह लेता है। ग्लास सुझाव देता है कि उन्हें नाव को छोड़कर भूमि के रास्ते से यात्रा करनी चाहिए, लेकिन उसके विचार से समूह का एक सदस्य सहमत नहीं होता। वो कहता है कि जमीन का रास्ता न केवल लंबा है बल्कि अधिक खतरनाक भी है। घर पहुंचने में कई हफ्ते लग सकते हैं। इसके बावजूद कैप्टन ग्लास की बात मानता है और निर्णय लिया जाता है कि यात्रा भूमि के रास्ते से ही की जाएगी। योजना के अनुसार वे अपनी नाव को नदी में छोड़ देते हैं ताकि आदिवासियों का ध्यान बच सके। अपनी खालों को पत्थरों के नीचे छुपा देते हैं ताकि अगर वो भविष्य में यहाँ पे आए तो इन्हें ले सके। फिर ये जंगल के कठिन और अनिश्चित रास्ते पे आगे बढ़ते हैं। रास्ता न केवल दुर्गम है बल्कि कड़ाके की ठंड का मौसम भी जल्दी आने वाला है। आदिवासी उनकी नाव पे पहुंच जाते हैं, परंतु नाव खाली पाकर वे समझ जाते हैं कि ये लोग जंगल के रास्ते से उत्तर की ओर जा रहे हैं। आदिवासी अब इनके पीछे पड़ गए हैं। इनका एकमात्र उद्देश्य है उनका अंत करना और ये लोग लगातार उत्तर की ओर बढ़ते जा रहे हैं, हर पल खतरे से घिरे हुए। दिन भर पैदल चलने के बाद रात में वे आराम करते हैं। अगली सुबह ग्लास सबसे पहले उठता है। अपनी बंदूक संभालकर वो जंगल में टहलने निकल पड़ता है। अचानक उसे अपने आसपास किसी की मौजूदगी का आभास होता है। तभी उसकी नज़र भालू के बच्चों पे पड़ती है। ग्लास कुछ समझ पाता इससे पहले ही भालू उस पर टूट पड़ता है। ग्लास की बंदूक उसके हाथ से छूट जाती है और भालू उसे बुरी तरह से जख्मी कर देता है। लहूलुहान ग्लास जमीन पे गिर पड़ा है। भालू कुछ दूर जाके ठहरता है, लेकिन ग्लास हिम्मत जुटाकर अपनी बंदूक तक पहुंचता है। तभी भालू फिर से लौट के हमला करता है। इस बार ग्लास अपनी बंदूक चलाता है, पर वो गोली भालू को रोकने में नाकाम होती है। भालू बहुत शक्तिशाली होता है और अब की बार वो ग्लास को लगभग अधमरा छोड़ देता है। ग्लास के पास सिर्फ एक चाकू बचा है। वो दर्द से कराहता हुआ बड़ी मुश्किल से चाकू निकालता है। भालू भी घायल हो चुका है, लेकिन फिर भी वो ग्लास पे झपटता है। भालू के हर वार पे ग्लास अपनी आखिरी ताकत से चाकू चलाता है। ये दोनों ढलान से नीचे लुढ़कते हुए गिरते हैं और भालू ग्लास के ऊपर गिरता है, लेकिन अब वो मर चुका है। ग्लास भी अपने जीवन की अंतिम सीमा पे पहुंच चुका है। भालू ने उसका गला चीर दिया है और गहरे घावों से उसका शरीर भी छलनी हो चुका है। ग्लास के साथी उसे खोजते हुए वहाँ पे आते हैं। वो भालू को उसके ऊपर से हटाते हैं और उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ग्लास की हालत बहुत नाजुक है। उसका गला फट चुका है, पैर टूट गया है और चलना तो दूर, उसका बचना भी असंभव लगता है। दूसरी ओर आदिवासियों को इनकी छुपाई हुई जानवरों की खालें मिल जाती है, जिन्हें बेचकर वो बंदूकें और घोड़े हासिल कर लेते हैं और अब इनकी ताकत कई गुना बढ़ गई है। ये पहले से ज़्यादा खतरनाक हो गए हैं। ग्लास के साथी उसके लिए लकड़ी का स्ट्रेचर बनाते हैं। उसे उस पर रखकर वो आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन रास्ता पहाड़ी चढ़ाई का है। ग्लास को साथ ले जाना लगभग नामुमकिन लगता है। कैप्टन स्थिति को देखते हुए ग्लास को गोली मारने का आदेश देता है ताकि उसकी पीड़ा समाप्त हो जाए। तभी ग्लास का बेटा मिन्नतें करने लगता है कि उसके पिता को जिंदा रहने दिया जाए। कैप्टन की मानवता जाग जाती है और वो अपने आदमियों से कहता है कि जो कोई ग्लास के साथ रुकेगा उसे रॉकी माउंटेन कंपनी की तरफ से $70 दिए जाएंगे। ग्लास के बेटे और एक अन्य साथी ने स्वेच्छा से रुकने की पेशकश की। फिर एक और आदमी जिसका नाम फिट्स है, वो $100 पे रुकने के लिए तैयार हो गया। ग्लास का बेटा और उसका दोस्त अपने हिस्से के पैसे भी फिट्स को देने के लिए तैयार हो गए। ऐसे में तीनों ग्लास के साथ रुक जाते हैं, जबकि बाकी सभी आगे बढ़ जाते हैं। ग्लास की हालत बहुत नाजुक है। फिट्स को लगता है कि वो 1-2 दिन से ज़्यादा टिकेगा नहीं, लेकिन ग्लास हर कठिनाइयों को झेलते हुए जिंदा रहता है। एक शाम जब ग्लास अकेला होता है तो फिट्स उसके पास आता है और कड़वे शब्दों में कहता है, तुम मर क्यों नहीं जाते? तुम्हारी वजह से हम सबकी जान खतरे में है।
अगर तुम अपनी जान दे दोगे तो अपने बेटे और हमारी जान भी बचा सकोगे। आदिवासी अगर यहाँ पे आ गए तो हम में से कोई नहीं बचेगा। फिर वो कहता है मैं तुम्हारी नाक और मुंह बंद करने वाला हूँ। अगर तुम अपनी आंखें झपकाओगे तो मैं इसे तुम्हारी स्वीकृति समझूंगा। लेकिन ग्लास की आंखें झपकती नहीं है। फिट्स कहता है तुम्हें आंखें झपकाने की कोई ज़रूरत नहीं, और वो ग्लास की नाक और मुंह बंद कर देता है। ग्लास दर्द से तड़पता है, उसकी सांसें घुट रही होती है। तभी उसका बेटा पीछे से आकर बंदूक के कुंदे से फिट्स पे जोरदार प्रहार करता है, जिससे वो दूर जाके गिरता है। फिट्स खुद को सही ठहराते हुए कहता है मैं ऐसा तुम्हारी और सबकी भलाई के लिए कर रहा था। लेकिन ग्लास का बेटा उसकी बातों को अनसुना करते हुए उस पर बंदूक तान देता है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, फिट्स बंदूक छीन लेता है और अपने चाकू से ग्लास के बेटे को बड़ी बेरहमी से मार डालता है। ग्लास लहूलुहान अधमरी हालत में पड़ा अपने बेटे को मरते हुए देखता है, लेकिन वो मदद नहीं कर पाता। फिट्स ग्लास के बेटे की लाश को एक ढलान के पीछे छुपा देता है। जब तीसरा लड़का वहाँ पे आता है तो ग्लास चाहकर भी उसे बता नहीं पाता कि फिट्स ने क्या करा है। उसकी आवाज़ उसके गले के घाव में दब के रह जाती है। फिर रात हो जाती है और फिट्स और ब्रीजर सो जाते हैं। सुबह फिट्स ब्रीजर को बताता है कि पास में आदिवासी हैं और वे हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। ये सुनकर ब्रीजर घबरा जाता है। इसके बाद फिट्स ग्लास को बुरी तरह से घसीटता है। ग्लास दर्द से चीखता है, लेकिन उसकी आवाज़ घुटी रहती है। फिट्स उसे एक गड्ढे में डालकर ऊपर से मिट्टी डालने लगता है। ब्रीजर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फिट्स उसे समझाता है कि आज नहीं तो कल ये मर ही जाएगा। मैं इसे वादे के मुताबिक दफन कर रहा हूँ। फिर वो ब्रीजर से कहता है कि यहाँ से चलो, जल्दी करो। ब्रीजर ग्लास पे अपनी पानी की बोतल छोड़कर चला जाता है, ये सोचकर कि आदिवासी यहाँ पे आने वाले हैं। लेकिन वो नहीं जानता कि फिट्स ने उसे झूठ बोला है, आसपास कोई खतरा नहीं है। ग्लास वहाँ पे तड़पता रहता है, लेकिन फिर अपनी आखिरी ताकत जुटाकर अपने बेटे की लाश तक पहुँचता है और उसके सीने पे सिर रखकर घंटों तक पड़ा रहता है। जब वो पानी पीता है तो पानी गर्दन से बाहर निकलने लगता है। ऐसे में वो अपनी गर्दन के फटे घाव को बारूद और आग की चिंगारी से जलाकर बंद करता है और फिर दर्द से बेहोश हो जाता है। एक रात जब वो गहरी नींद में होता है तो उसे अचानक आग की तेज लपटें दिखाई देती है। वो चौंक कर उस दिशा में बढ़ता है और देखता है कि वहाँ पे एक आदमी एक बड़े शिकार को खा रहा है। जैसे ही वो आदमी ग्लास को देखता है तो अपने तीर कमान को कसकर उसकी ओर तान देता है। वो ग्लास को मारने वाला होता है कि ग्लास इशारे से उसे रोक लेता है। ग्लास बोल तो नहीं सकता, परंतु अपने हाव भाव से उसे समझाता है कि मुझे भोजन चाहिए। वो अपनी दशा का कारण बताता है कि एक भयंकर जंगली भालू ने उस पर हमला किया था। फिर उसके लोगों ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया और उसके बेटे को भी मार डाला। दूसरी ओर उस व्यक्ति की कहानी भी उतनी ही डरावनी है। उसका पूरा परिवार और गांव जला दिए गए थे। इस दर्द ने दोनों को जोड़ दिया। इनके पास एक घोड़ा भी है जो इस कठिन यात्रा को थोड़ा सरल बना देता है। दूसरी तरफ फिट्स और वो लड़का जिन्होंने ग्लास को मरने के लिए छोड़ा था, वो अपनी यात्रा पे है। रास्ते में लड़के को एहसास होता है कि फिट्स ने उसे झूठ बोला था। उसने आदिवासियों की कोई सच्ची कहानी नहीं बताई थी। इस बात पे लड़का विद्रोह करता है, लेकिन फिट्स उसे फिर से बहलाकर आगे बढ़ने के लिए मना लेता है। ये एक उजड़े गांव से गुजरते हैं जहाँ पे इन्हें 2 घोड़े मिलते हैं। इन घोड़ों पे सवार होकर ये अपनी मंजिल तक पहुँच जाते हैं। जब ये कैप्टन के पास जाते हैं तो कैप्टन उन्हें उनके वादे के अनुसार $100 दे देता है। लेकिन लड़का इन पैसों को लेने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसके भीतर गिल्ट है कि उन्होंने ग्लास के साथ अन्याय करा है। फिट्स उसके हिस्से के भी पैसे ले लेता है और कहता है कि लड़का भी छोटा है और इसने इससे पहले कभी इतना संघर्ष नहीं किया था, इसलिए ये डरा हुआ है। वहीं ग्लास और उसका साथी बर्फीले तूफान में फंस जाते हैं। ग्लास की हालत बिगड़ जाती है, उसके घाव सड़ रहे हैं, वो बेहोश हो जाता है। उसका साथी एक छोटी सी झोंपड़ी बनाकर उसे बचाने की कोशिश करता है। अगली सुबह ग्लास उठ के देखता है कि उसका साथी गायब है। थोड़ी दूर जाने पे वो देखता है कि फ्रांसीसियों ने उसे फांसी पे लटका दिया है। ग्लास वहाँ से घोड़े तक पहुँचता है और वो देखता है कि एक फ्रांसीसी एक महिला पे अत्याचार कर रहा है। ग्लास उसे बचाता है और फ्रांसीसियों को मार के भाग निकलता है, लेकिन रास्ते में आदिवासियों से घेर लेते हैं। घोड़े पे सवार होकर वो बचने की कोशिश करता है। पीछा करते हुए वे उसे खाई की तरफ धकेल देते हैं। जान बचाने के लिए वो घोड़े के साथ खाई में कूद जाता है। खाई में गिरने की वजह से घोड़ा मर जाता है, लेकिन ग्लास किसी तरह बच जाता है। ठंड से बचने के लिए वो घोड़े का पेट काटकर उसके अंदर का सारा मांस बाहर निकाल देता है और फिर पूरी रात उसके अंदर बिताता है और फिर अगली सुबह वो फिर से अपने सफर पे निकल पड़ता है। दूसरी ओर ये दिखाया जाता है कि जिस स्थान पे ग्लास को पहुंचना था, जहाँ पे फिट्स था और वो लड़का था और बाकी के लोग तो पहले से ही जा चुके थे, वहाँ पे एक फ्रांसीसी सर्वाइवर आता है और उनसे आश्रय मांगता है। यहाँ के लोग बदले में उससे कुछ पैसे मांगते हैं। उसके पास ज़्यादा पैसे तो नहीं होते, लेकिन वो उन्हें कुछ पैसे दे देता है और एक बोतल भी देता है। ये वही बोतल होती है जो उस लड़के ने ग्लास की बॉडी के ऊपर रखी थी। लड़की को लगता है कि ग्लास तो मर चुका है, लेकिन उसका बेटा होग ज़रूर जिंदा होगा। इसलिए उस आदमी से पूछता है कि तुम्हें ये बोतल कहाँ मिली।
वो बताता है कि ये बोतल यहाँ से 30 मील दूर किसी व्यक्ति की गिर गई थी, जिसे मैंने उठा लिया। अब वो लड़का और कुछ लोग होक को यानी ग्लास के बेटे को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, क्योंकि इस लड़के को ये नहीं पता था कि फिट्स ने उसे मार डाला। लेकिन फिट्स समझ जाता है कि कहीं ना कहीं ग्लास जिंदा है। अब कैप्टन और वो लड़का और कुछ लोग उस स्थान पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे बोतल मिली थी। जब वे वहाँ पे पहुंचते हैं तो उन्हें ग्लास मिलता है। ग्लास को देखकर कैप्टन चौंक जाता है, क्योंकि उस लड़के और फिट्स ने कहा था कि ग्लास मर चुका है। ग्लास को देखकर कैप्टन तुरंत कहता है कि इस लड़के को अरेस्ट कर लो। फिर वो गुस्से में कैंप में लौटता है और फिट्स को ढूंढने लगता है, लेकिन फिट्स कहीं नहीं मिलता। वो उसे हर जगह तलाशता है, लेकिन वो नहीं मिलता। जब वो अपने कमरे में जाता है तो देखता है कि उसकी तिजोरी से सारा पैसा गायब है। अब कैप्टन तय करता है कि वो फिट्स को पकड़ने जाएगा, क्योंकि उसने ग्लास के बेटे की हत्या की है और पैसे भी चोरी किए हैं। लेकिन ग्लास कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। साथ ही ग्लास ये भी स्पष्ट करता है कि ब्रीजर को उसके बेटे के कत्ल के बारे में कुछ नहीं पता था। फिट्स ने उसे भी झूठ बोला था। अब ग्लास और कैप्टन फिट्स की तलाश में निकल पड़ते हैं। वे उसके घोड़े के पैरों के निशान पे चलते हैं, लेकिन बहुत दूर जाने पर निशान समाप्त हो जाते हैं। वहां से उन्हें अलग होना पड़ता है। जब कैप्टन उसे ढूंढने जाता है तो फिट्स एक बड़े पत्थर के पीछे से निकलकर उसे बंदूक की नोक पे ले लेता है। कैप्टन उसे कहता है कि तुम पे खून का इल्जाम है, मेरे साथ वापस चलो। लेकिन फिट्स नहीं मानता और कैप्टन को शूट कर देता है। गोली की आवाज़ सुनकर ग्लास उसकी तरफ दौड़ता है और देखता है कि कैप्टन की लाश पड़ी है और आसपास कोई नहीं है। इसके बाद ग्लास लकड़ी की एक बड़ी सी टहनी तोड़कर उसे ग्लास की पीठ पे रखता है, ताकि उसकी पीठ सीधी हो सके, और उसे घोड़े पे बैठा देता है। वो खुद दूसरे घोड़े पे लेट जाता है ताकि फिट्स को ये लगे कि आगे ग्लास बैठा है और पीछे वाले घोड़े पे कैप्टन की लाश है। फिट्स इस चीज़ से सचमुच में धोखा खा जाता है और गोली चलाता है। गोली लगती ही कैप्टन की लाश नीचे गिर जाती है, जिससे फिट्स समझता है कि ग्लास मारा गया। वो धीरे धीरे लाश की ओर बढ़ता है। जैसे ही वो लाश को पलटता है तो ग्लास उसे गोली मारता है और फिट्स कंधे से घायल हो जाता है। फिट्स भागने में सफल हो जाता है, लेकिन ग्लास उसका पीछा करता रहता है। पीछा करते हुए वे दोनों नदी के किनारे जाते हैं, जहाँ पे एक बड़ी लड़ाई इनमें छिड़ जाती है और दोनों जख्मी हो जाते हैं। इसी समय नदी के उस पार आदिवासी आते हैं जो इन्हें मारने के लिए आए थे। जब ग्लास फिट्स को मारने वाला होता है तब उसे उस आदमी की याद आती है जिसने उसे खाना दिया था, जो उसका दोस्त बना था। उसने ग्लास से कहा था कि प्रतिशोध भगवान के हाथ में है, इंसान के नहीं। ऐसे में ग्लास फिट्स को नदी में छोड़ देता है और फिट्स बहते हुए दूसरी तरफ पहुंचता है, जहाँ पे आदिवासी उसे पकड़ के मार डालते हैं। इसके बाद वो नदी पार करते हैं और ग्लास की तरफ आते हैं, लेकिन वो उसे मारते नहीं है, क्योंकि उन्हें उनकी बेटी मिल जाती है। ये वही लड़की होती है जिसे ग्लास ने फ्रांसीसी लोगों से बचाया था, इसलिए वे ग्लास को छोड़कर वहां से निकल जाते हैं। अंत में ग्लास पूरी तरह से जख्मी होता है। तभी उसकी बीवी की आत्मा उसे दिखाई देती है। ग्लास की आंखों में आंसू होते हैं और उसकी सांसें भारी हो रही होती है। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी समाप्त हो जाती है।